हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है न्यू एजुकेशन एकेडमी पर। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, विश्वास है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। मेरा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। संविधान सभा, संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता। इतने चैप्टर में आज मैं 4 चैप्टर्स अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सब लोग सब बच्चे इंतजार करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो हमारा है, आज ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 1 से 4 भाग 1 से 4 तक संघ, राज्य, क्षेत्र आता है। उसके बाद में भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। अब अनुच्छेद 3 भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो हमारा होता है उसका प्रावधान है। ठीक, चलिए देखते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार जो हमारा है वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार होते हैं। जैसे शिक्षा के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। आवास के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। चिकित्सा के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। सुरक्षा, भोजन और रोजगार, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे मूल अधिकार में आते हैं, फंडामेंटल राइट में आते हैं ये अधिकार। शिक्षा भी जरूरी है। आवास, रहने के लिए हमें कोई मकान चाहिए। चिकित्सा, अगर हमारी तबीयत खराब होती तो हमें दवा करने के लिए एक चिकित्सा चाहिए। सुरक्षा भी हमें चाहिए, जब सुरक्षा देने के लिए पुलिस चाहिए। भोजन की आवश्यकता भी हमें पड़ती है, रोजगार की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके तहत ये हमें कौन देता है? ये हमें मौलिक अधिकार देते हैं, सॉरी मौलिक अधिकार से मिलता है। इतना चीज आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग या न्याय योग है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपको ये 6 चीज़ें जो नहीं मिल रहा है मौलिक अधिकार में, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आप वाद विवाद कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। आपको कोई फुल अधिकार दिया जा रहा है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। देखिए, वही चीज़ में जो मैंने कहा वही कहा। अगर आप मौलिक अधिकार से आपको कोई उल्लंघन करता है, आप उस लाभ को नहीं पाते हैं या आपको उस लाभ से वंचित किया जा रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय, 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये सब जो फैक्ट हैं संविधान सभा के, ये हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे साथ कोई दुरुपयोग ना हो, कोई हमसे बदतमीजी ना कर सके, हमें अधिकार से वंचित ना कर सके। तो हमें जानना एकदम ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ। उसके बाद में मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, क्या क्या हमें मिला है, उसका जो संरक्षण है, उसका देखभाल जो करने वाला है, वो कौन करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय करता है।
जनवरी 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जब मेरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तब उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जब मेरा संविधान लागू हुआ था तब 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 तक किसका समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र रूप से अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आप अनुच्छेद 23 से 24 तक आपका अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं। ठीक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कोई भी धर्म जिनमें जा सकते हैं, कोई भी धर्म अपना इख्तियार कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो हमारे हैं अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित आप कोई भी संस्कृति, कोई भी कल्चर्स और कोई भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आपको अधिकार दिया जाता है। आप हिंदू हैं तो उर्दू पढ़ सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो संस्कृत पढ़ सकते हैं, आपको यह अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचार होते हैं हमारे, उसका अधिकार हमें अनुच्छेद 32 देता है। संपत्ति का अधिकार जो हमारा है 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लंघन अनुच्छेद 19 एक चा के तथा अनुच्छेद 31 में था। लेकिन 44वें संविधान जो संशोधन हुआ 44 अमेंडमेंट जब हुआ 1978 में विधेयक, जिसका उल्लेख 300 का में है, 1906 में अर्जित संपत्ति के चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। समता का अधिकार के बारे में कुछ देख लेते हैं। 14 से 18 तक जो हमारा है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समता का अधिकार जो हमारा है उससे क्या तात्पर्य है आप समझ ले। पहले जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 कहता है कि आप विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण आपको मिलेगा, अर्थात कानून की नज़र में आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे आप लखपति हो, आप एक समान हैं, आपको एक समान से एक समान बराबर दर्जा दिया जाएगा। अगर आप कोई अमीर व्यक्ति IAS का परीक्षा देना चाहता है तो दे सकता है, अगर कोई गरीब व्यक्ति IAS का परीक्षा देना चाहता है तो दे सकता है। कानून के समक्ष वो समान देखा जाएगा, जिसका रैंक ज़्यादा होगा उसे उस पद को स्वीकार किया जाएगा। ठीक। यह अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 14 से 18 कहता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 क्या कहता है? धर्म। यह अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल्यवंश, धर्म हो गया, मूल्यवंश हो गया, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर,
लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी जात हो को, कोई भी धर्म के आप हों, कोई भी मूल वंश के हों, कोई भी जात के हों, कोई भी लिंग के जात हों, कोई जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको समान अधिकार दिया जाएगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कोई भी दुकान में जाकर आप नाश्ता कर सकते हैं, कोई भी दुकान से आप कुछ खरीद सकते हैं, कोई भी होटल से आप पानी पी सकते हैं, नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर जहाँ सब जाते हैं आप भी जा सकते हैं। आपको यह अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 15 देता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो लोक नियोजन है उसमें अवसर की समानता अनुच्छेद 16 देता है। कैसे? सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता व निर्धारण कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 16 जो है वो कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। आपको सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का हो, भारत का नागरिक हो चाहे जिस धर्म का हो, सबको नौकरी मिलने का अधिकार मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। बस ये हो सकता है कि अवसर देते समय राज्य जो है योग्यता निर्धारण कर सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल लेगा, कि इंटर लेवल लेगा, कि हाई स्कूल लेवल लेगा, कौन से लेवल को ये चयनित करेगा, बस ये कर सकते हैं। और ये जात लिंग के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 16 कहता है। आगे देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है? स्पृश्यता का अंत, इक्वलिटी। स्पृश्यता का अंत जो है छुआछूत है, का अर्थ होता है छुआछूत। स्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। कैसे? ये देख लेते हैं। इसके निम्न आधार हैं। इसके क्या हैं? निम्न आधार हैं। शिक्षा द्वारा इसे दूर कर सकते हैं। आप चाहे नीच कास्ट के हों चाहे उच्च कास्ट के हों, सभी के लिए अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। सभी को एक समान दिया जाएगा शिक्षा। आप चाहे एसटी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे आप जनरल के हों, सबको अधिकार दिया जाएगा शिक्षा ग्रहण के लिए। पहला, जन जागरण द्वारा सम्मेलन आयोजित करके कानून बनाकर आप कर सकते हैं, स्पृश्यता का अंत कर सकते हैं। स्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद ने स्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया था। अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती हैं। जो पुरस्कार है वो उपाधि या श्रेणी के स्थान पर नहीं आती हैं। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। मतलब राज्य जो है शिक्षा या सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता। राज्य जो है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। मान लीजिए अगर कोई विदेशी नागरिक है तो कोई भी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। ठीक, ये अनुच्छेद 18 कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो मेरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। अनुच्छेद 19 का विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम कोई भी विचार सोच सकते हैं, कोई भी, ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 19 का देता है। प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता। आप कहीं भी प्रेस ले जा सकते हैं, आप कहीं भी समाचार व्यक्त कर सकते हैं। इसका अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद का देता है। इसमें क्या क्या आता है? बोलने की स्वतंत्रता हमको है। विचार देने की स्वतंत्रता, अपना भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। भाषण देने की स्वतंत्रता हमको है। ध्वज फहराने की स्वतंत्रता हमको है। जानने की स्वतंत्रता हमने है। ये सब क्यों कौन देता है? अनुच्छेद 19 का देता है। अनुच्छेद 19A
खा शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 19A खा देता है। आप शांति से कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, कहीं भी प्रेस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको सम्मेलन नहीं होगा। अनुच्छेद 19A गा संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दे है। अनुच्छेद 19A गा भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता आपको है। आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी घूम टहल सकते हैं। स्वतंत्रता आपको कौन अनुच्छेद 1 घा देता है। अनुच्छेद 19A अड़ा जो है कहीं पर बसने की स्वतंत्रता। आप दिल्ली में बसें, आप भारत में कहीं भी आप बस सकते हैं, आपको स्वतंत्रता मिलता है। ठीक। अनुच्छेद 19A 6 कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। आपको ज़रूरी नहीं कि आप जो आपका मूल वंश आप जाति से हैं वही स्वतंत्रता। आप मान लीजिए धोबी हैं तो आप कपड़ा ही धोएंगे, आप दर्जी हैं तो कपड़ा ही सिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप पंडित हैं तो केवल ही पूजा ही पाठ करवाएं। आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं। इसका अधिकार में कौन देता है? अनुच्छेद A छा देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, ये कौन देता है? अनुच्छेद 20 देता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। अनुच्छेद सीधा कहता है कि अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति जब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, ना कि बार बार, एक से अधिक बार नहीं। मान लीजिए आप कोई कानून जो आपको अनुच्छेद में दिया गया है आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको एक बार ही दंड दिया जाएगा, ना कि बार बार दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। नोट कुछ देखिए आरक्षण के बारे में देखिए। महिला आरक्षण जो में मिला है 15(3) में देखते हैं। ओबीसी SC ST 50। महिला आरक्षण जो अनुच्छेद 15(3) में है। ओबीसी SC ST जो है वो 15(4) में है। 50 भाग इसमें है। शिक्षण संस्था 15(5) में है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीबों को 15(6) में मिलता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के तहत हम प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 20 देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद। शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। ये हमें निजनता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या SC का निर्णय था इसका अधिकार। प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है। आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकारी, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, ये कौन देता है? अनुच्छेद 19 का देता, 21 देता है, 21 का देता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार जो हमें मिला, छः से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6वें संविधान संशोधन 2002 में दिया गया था। मतलब 6 से 14 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो उनको बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 21 का कहता है शिक्षा का अधिकार में 6वें 86 अमेंडमेंट में से 2002 में पारित किया गया था। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारण कानून से संरक्षण आपको मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा
वह कानून का उल्लंघन ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति है, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उसे कोई सबूत न मिल जाए। व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति दी जाएगी। मान लीजिए आप कोई कांड करते हैं तो आपको सॉरी, जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा जब आपकी गिरफ्तारी का कानून मिल जाए कि आप ये काम गलत किए, इसीलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें दिया गया कि मनपसंद आप वकील भी कर सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप केस जीतते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि में 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के पहले 24 घंटे पहले मजिस्ट्रेट के पास, जो डीएम होते हैं उनके पास पेश किया जाएगा। इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा, ये नहीं जोड़ा जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा 23 से 24 का है, ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बाल आश्रित का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने की प्रतिबंध है। मतलब अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के हैं तो आप कोई भी फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री में आप काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 कहता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 25 से 28 ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रसार की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिक्कों को किपाड़ धारण करने की लेकर चलने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें है। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देख रेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट प्रावधान है। अनुच्छेद 28 कुछ प्रशिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार है। सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो सरकारी शिक्षण संस्थान जैसे हमारे हो गया, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, चाहे जिस धर्म का हो। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर आप कोई धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। कौन? अनुच्छेद 29। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वही लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। आपको अभी तक बच्चों को यही नहीं पता है कि वो अल्पसंख्यक में कितने समुदाय आते हैं, कितनी जातियाँ आती हैं। तो आप देख लें, मुस्लिम आता है अल्पसंख्यक में, बौद्ध आता है अल्पसंख्यक में, जैन आते हैं अल्पसंख्यक में, सिख आते हैं अल्पसंख्यक में, ईसाई आते हैं अल्पसंख्यक में, फारसी आते हैं अल्पसंख्यक में। इतने 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकते हैं और उसकी देख रेख कर सकते हैं। मतलब धर्म और भाषा के आधार पर अगर अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी देख रेख के लिए
एक स्कूल खोल सकते हैं, उनको अनुमति दे मिलता है अनुच्छेद 30 में 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संविधान को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार के रिट या याचिका जारी करती हैं। मतलब मौलिक अधिकार को दिलाने, अगर आपको किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिलाना है तो 5 प्रकार के रिट आप जारी करके याचिका दायर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। याचिका का अर्थ होता है आदेश या प्रलेख या लेख देना। बंदी, आगे देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबेस कॉर्पस। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बंदी होगा जो गुनाह किया होगा उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, माना करना। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित किया जाए। अधिकार पूछा, आपका अधिकार क्या है। अनुच्छेद 33 सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। मतलब अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में अगर कोई कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। ये अनुच्छेद 35 कहता है। तो ये मेरा मूल जो हमारा फंडामेंटल राइट था, चैप्टर था, वो आज मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पे अगर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू एजुकेशन एकेडमी को। आप देख सकते हैं कि कितने मेहनत से मैंने ये वीडियो अपलोड करता हूँ, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी उससे बदतमीजी करता है या कुछ भी करता है, कोई अधिकारी हुआ या कोई पुलिस हुआ या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बदतमीजी करता है तो आप इसे, अगर आप ये सेक्शंस जो अनुच्छेद आर्टिकल्स आपके बारे आपको अगर आप जानते हैं तो आप ये बताकर उससे कह सकते हैं कि ये अधिकार ये मुझे मिला है संविधान के तहत, आप ये नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।